हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉफुल नोट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट। इसके सेक्शन गिवन है 68 से 72 के अंडर में ये आता है। क्या होता है क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट, क्या इसके फीचर्स हैं और क्या इसके टाइप्स हैं, ये इसी लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट इज एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय द लॉ अपॉन अ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक ऑब्लिगेशन होता है जो कौन इम्पोज करता है? लॉ इम्पोज करता है एक पर्सन के ऊपर ताकि दूसरे पर्सन को बेनिफिट हो, इवन इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, उसके एब्सेंस में है, इसका मतलब यहाँ पे पार्टीज के द्वारा कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है किसी प्रकार का। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लॉ इम्पोज कर रही है पार्टीज पर। ठीक है, आपको अभी अच्छे से क्लियर नहीं होगा, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेमी और द कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। इसको सेमी कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। क्यों इसको सेमी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है? देखो, जैसे हमने पढ़ा था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, दैट ऑल द इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी देयर, जो सेक्शन 10 में हमने पढ़े थे। अदरवाइज वो क्या बन जाता है? वर्ड एग्रीमेंट बन जाता है, यही हमने पढ़ा था। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को सेमी कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के सारे इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है। ऑल द इसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट देयर, समथिंग इज मिसिंग, कुछ ना कुछ मिसिंग है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या इसेंशियल्स पढ़े थे हमने? जैसे पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब अगर इन एसेंशियल्स में से एक एसेंशियल अगर अवेलेबल नहीं है और उसके बावजूद भी अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह एनफोर्स किया जाता है तो वो क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट इज इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। देखो क्या होता है, अगर कोई प्रोविजन मिसिंग भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। ये प्रोविज़न यही कहता है कि अगर कोई इसेंशियल एलिमेंट मिसिंग भी है तो भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया जाएगा, क्योंकि इनजस्टिस किसी के साथ नहीं होना चाहिए, सबको जस्टिस मिलनी चाहिए। इस वजह से कि सिर्फ कोई एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट वहाँ मौजूद नहीं है तो अन्याय कर दो, इस बात की इजाज़त लॉ भी नहीं देता है। इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सोल कहा जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। यू पे फॉर अ पिज़्ज़ा टू बी डिलीवर्ड। आपने एक ऑर्डर प्लेस्ड किया, आपने प्रीपेड कर दिया कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए। ठीक है, इफ़ दैट पिज़्ज़ा इज डिलीवर्ड टू अनदर हाउस एंड समवन एल्स एंजॉयज योर पिज़्ज़ा, अगर वो पिज़्ज़ा किसी और के हाउस पे डिलीवर हो जाता है और आपके घर नहीं आता है और कोई और पर्सन उस पिज़्ज़ा का एंजॉय लेता है, अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कुड बी इनिशिएटेड। तो वहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट डेवलप्ड हो रहा है। द कोर्ट कुड बी ऑर्डर टू रिएम्बर्स यू फॉर द अमाउंट यू पेड फॉर दैट पिज़्ज़ा। तो जो कोर्ट है वो ऑर्डर करेगी कि जिस पिज़्ज़ा के लिए आपने अमाउंट पे किया है उसका आपको क्या मिलेगा, भुगतान मिलेगा। ठीक है, उसका वापस आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एन एग्रीमेंट बट इट इज़ इम्पोज्ड बाय लॉ। ये किसी एग्रीमेंट से या फिर किसी पार्टी के कंसेंट से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, बल्कि लॉ के द्वारा इम्पोज्ड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अप इज इट इज़ नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट। देखो, ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट सेमी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लॉ के द्वारा इम्पोज किया गया है। इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस रूल। यहाँ पे कोई ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं हुई है। द कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू आफ्टर पार्टी हैज़ रिसीव्ड अ प्रॉफिट और मनी। और ये कॉन्ट्रैक्ट कब लागू हो जाता है? जब कोई पार्टी प्रॉफिट या मनी रिसीव करती है उसके बाद। ठीक है, अब हम क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स पढ़ेंगे। इसके टाइप सेक्शन 68 से 72 तक गिवन है। ठीक है, सबसे पहला है नेसेसरी सप्लाई टू इनकॉम्पिटेंट पर्सन। जब कुछ नेसेसरीज यानी कि जो फंडामेंटल थिंग्स ऑफ लाइफ है जिसके बगैर आप नहीं रह सकते हो, वो चीज़ें
आप सप्लाई करते हो अगर इनकम्पिटेंट पर्सन, इनकम्पिटेंट मीन्स इनकेपेबल पर्सन, चाहे वो माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड का, अगर उनको नेसेसरी सप्लाई की जाती है तो क्या सिचुएशंस रहेगी, वो इस सेक्शन में गिवन है। देखो, इफ अ पर्सन incapable of entering into a contract or anyone who is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to reimbursed from the property of such incapable person। देखो, इसको मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। ये नेसेसरीज है। नेसेसरीज मीन्स द फंडामेंटल थिंग्स ऑफ लाइफ, जिनके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। वो क्या क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, अकोमोडेशन, क्लॉथ्स, एजुकेशन, मेडिसिन, मैरिज एंड फ्यूनरल। ये फ्यूनरल है, ठीक है, एंड फ्यूनरल राइट्स, जो अंतिम संस्कार। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई सप्लायर है, सप्लायर कौन होता है? जो थिंग्स सप्लाई करता है। अगर किसी सप्लायर ने सप्लाई की है नेसेसरीज यानी फंडामेंटल थिंग्स ऑफ लाइफ, जो हमने ये देखे, ये सब चीज़ें किसको? इनकॉम्पिटेंट पर्सन को, जो इनकैपेबल है, प्लस या फिर उसके डिपेंडेंट है इनकॉम्पिटेंट पर्सन को, उनको सप्लाई की है। थिंग्स भी सप्लाई हो सकती है या फिर उन थिंग्स के लिए पैसे भी सप्लाई हो सकते हैं। और अगर उस इनकॉम्पिटेंट पर्सन ने बाद में उन चीज़ों के लिए पैसे पे नहीं किए सप्लायर को, तो सप्लायर के पास ये राइट है कि वो इनकॉम्पिटेंट पर्सन से क्या कर सकता है? रिएम्बर्स्ड कर सकता है, भुगतान कर सकता है। और यहाँ पे जो इनकॉम्पिटेंट पर्सन है, यहाँ पे उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी टू पे द अमाउंट, ठीक है। देयर इज नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ इनकॉम्पिटेंट पर्सन। तो कौन लाइबल होगा? इनकॉम्पिटेंट पर्सन की प्रॉपर्टी लाइबल होगी। इन केस अगर इनकॉम्पिटेंट पर्सन सप्लायर को पे नहीं कर पाता है तो इनकॉम्पिटेंट पर्सन की जो है प्रॉपर्टी लाइबल होगी, वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी इज लाइबल। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई स्टूडेंट है जो कि माइनर है, वो कहीं दूसरे स्टेट में पढ़ाई करने के लिए गया और वो वहाँ पे हॉस्टल में रहता है, ठीक है। अब वहाँ पे जो हॉस्टल में रह रहा है, वहाँ पे उसको नेसेसरी थिंग्स सप्लाई हो रही है, उसको खाना मिल रहा है, उसको रहने का मकान मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों के बदले यहाँ पे जो इनकॉम्पिटेंट पर्सन यानी जो माइनर है, उसको सप्लायर को पे करना पड़ेगा। जो माइनर स्टूडेंट है इज बाउंड टू पे द अमाउंट टू सप्लायर। माइनर स्टूडेंट बाउंड है कि वो उन चीज़ों का पेमेंट करे। फिर यहाँ पे माइनर ये नहीं कह सकता कि मैं तो माइनर हूँ, माइनर के साथ तो एग्रीमेंट वॉइड होता है, तो ये यहाँ पे ऐसा एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर अगर माइनर का डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल एक घर है, उसमें एक मदर रहती है जो कि विडो है, उनकी एक सिस्टर रहती है बड़ी, और उनका एक छोटा भाई है उन सिस्टर का जो कि एक माइनर पर्सन है, और उन घर में वो दोनों जो पर्सन है वो उस माइनर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब उसकी जो एल्डर सिस्टर है उसकी मैरिज करवानी है माइनर को, तो वो मनी लेंडर के पास जाता है और उसके लिए वो पैसे लेके आता है ताकि उसकी बहन की शादी हो सके। तो यहाँ पे माइनर जो है वो यहाँ पे बाउंड हो जाएगा। सप्लायर के पास रेमेडी है कि वो उस अमाउंट को रिकवर कर सकता है माइनर से, और चीज़ें हमेशा नेसेसरीज वाली होनी चाहिए। देखो, मैरिज वाला मैंने अभी एग्जांपल बताया, लग्जरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा। मैरिज ऑफ सिस्टर या फिर हॉस्टल वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या पढ़ा कि जो इनकॉम्पिटेंट पर्सन है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। पहले हमने पढ़ा था कि इनकॉम्पिटेंट पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, वॉइड एग्रीमेंट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? इन्फोर्स्ड होगा, चाहे पार्टी इनकॉम्पिटेंट हो।
सेकेंड इज सेक्शन 69, पेमेंट मेड बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड पर्सन के द्वारा पेमेंट किया जाना। अच्छा, इंटरेस्टेड पर्सन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जो इम्पैक्टेड पर्सन है, ठीक है, अफेक्टेड पर्सन, मजबूर पर्सन। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे एंड हु देयरफॉर पेज इट इज एंटाइटल्ड टू बी रिएम्बर्स्ड बाय द अदर। एक पर्सन जो कि इंटरेस्टेड है इन द पेमेंट ऑफ मनी और दूसरा पर्सन बाउंड था लॉ के द्वारा कि वो पे करे, लेकिन वो पे ना करके कौन पे कर रहा है? इंटरेस्टेड पर्सन पे कर रहा है। एंड हु देयरफॉर पेज इट इज एंटाइटल्ड टू रिएम्बर्स्ड बाय द अदर। तो उस इंटरेस्टेड पर्सन को राइट है कि वो उस दूसरे पर्सन से क्या करे? अपने पैसे वापस ले। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। एक लेसर है और एक कौन है? लेसी। लीज वाला इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, लेसर ने अपनी ज़मीन लेसी को दी रेंट पे 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? फॉर 3 years, ताकि जो लेसी है वो अपना उस ज़मीन पे खेतीबाड़ी कर सके। ठीक है, अब लेसी अपना आराम से वहाँ पे अपना एग्रीकल्चर कर रहा है उस लैंड पे। अब 6-7 महीने बीत गए, उसके बाद में गवर्नमेंट से एक नोटिस आता है लेसी को। क्या नोटिस आता है? कि इस जमीन का आप जो है टैक्स पे कर दीजिए, सो एंड सो जितनी भी अमाउंट है। अब लेसी ने क्या किया? उस नोटिस को ले जाकर लेसर को दिया, क्योंकि यहाँ पे बाउंड कौन है पे करने के लिए? गवर्नमेंट को लेसर बाउंड है। ज़मीन किसकी है? लेसर की है। तो लेसी ने वो नोटिस जो है लेसर के पास लेके आ गया। अब लेसर ने क्या किया? नोटिस को पढ़ा और इग्नोर कर दिया, साइड में रख दिया और ध्यान नहीं दिया। अब वापस लेसी अपने उस ज़मीन पे काम कर रहा है। गवर्नमेंट से फिर से दूसरा नोटिस आता है कि आपने पहला नोटिस भी इग्नोर कर दिया है और टैक्स पे नहीं किया है, और अगर आपने दूसरे नोटिस में भी अगर टैक्स पे नहीं किया तो आपकी ज़मीन को जब्त कर दिया जाएगा। लेसी ने ये नोटिस ले जाकर किसको दे दिया? वापस लेसर को। लेसर ने फिर से इग्नोर कर दिया और पेमेंट नहीं किया टैक्स का गवर्नमेंट को। अब लेसी यहाँ पे कौन है? इंटरेस्टेड पर्सन, मजबूर पर्सन है यहाँ पे, इम्पैक्टेड पर्सन। क्या होता है इंटरेस्टेड? इम्पैक्टेड पर्सन, जिसका इंटरेस्ट है उस जमीन में। लेसी ने उस टैक्स का पेमेंट किसको किया? गवर्नमेंट को। किस डर से? क्योंकि लेसी ने उस लैंड पे अपनी खेतीबाड़ी की थी, तो वो सोचता है कि मेरी मेहनत सब वेस्ट चली जाएगी, तो मैं ही पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे लेसी कौन है? इंटरेस्टेड पर्सन, मजबूर पर्सन है ये। लेकिन इन रियल बाउंड कौन था बाय लॉ की वो पे करे टैक्स? वो था लेसर। लेकिन लेसर पे ना करके लेसी पे करता है गवर्नमेंट को। अब इन दोनों के बीच में एक और कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाता है। वन मोर कॉन्ट्रैक्ट इज अराइज बिटवीन लेसर एंड लेसी। किस चीज का? टू गेट बैक द अमाउंट पेड बाय लेसी टू गवर्नमेंट। जो लेसी ने पे किया है गवर्नमेंट को, उस पैसे को अब लेसी जो है वो लेसर से ले सकता है। यहाँ पे लेसी लेसर को बाउंड कर सकता है टू पे। इनके बीच में दूसरा कॉन्ट्रैक्ट अराइज हुआ। पहला कॉन्ट्रैक्ट तो था ही लीज का, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या अराइज हुआ कि वो पैसे जो कि लेसी ने गवर्नमेंट को दिया है वो लेसर से वापस रेम्बर्स्ड कर सकता है। लेसी इज एंटाइटल्ड टू बी रेम्बर्स्ड बाय द अदर। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट इज सेक्शन 70, ऑब्लिगेशंस टू पे फॉर नॉन ग्रेचुटस एक्ट। यहाँ पे यू आता है। ठीक है, देखो
एक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रेचुइटस, एक होता है नॉन ग्रेचुइटस। ग्रेचुइटस एक्ट किसे कहते हैं? फ्री में करना, कोई काम फ्री में करना। और नॉन ग्रेचुइटस एक्ट मीन्स ऐसा काम जो कि कंसिडरेशन के साथ करना, कंसिडरेशन को लेकर कोई काम करने का इरादा रखना, उसे कहते हैं नॉन ग्रेचुइटस एक्ट। देखो, वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर, जब कोई पर्सन लॉफुली, ठीक है, लीगल तरीके से कोई कार्य करता है दूसरे पर्सन के लिए, और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुइटसली, या फिर कुछ चीज़ डिलीवर करता है दूसरे पर्सन को इस इंटेंशन से कि वो ग्रेचुइटसली ना करे, यानी कि फ्री में काम ना करे, उसका इरादा पैसे लेकर काम करने का है, कंसिडरेशन लेके काम करने का है। एंड सच अदर पर्सन्स एंजॉयज द बेनिफिट, और जिस पर्सन को वो थिंग्स डिलीवर्ड कर रहा है या फिर कुछ एक्ट कर रहा है दूसरे पर्सन के लिए, वो उस बेनिफिट को अगर इंजॉय करता है, द लेटर इज बाउंड टू मेक कंपेंसेशंस टू द फॉर्मर इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स डन। तो उस दूसरे पर्सन को जिसने की चीज़ें इंजॉय की है उसको वो बाउंड हो जाता है कि वो जो पहला वाला पर्सन है उसको कंपनसेट करे। लेटर का मीन्स दूसरा पर्सन और फॉर्मर मीन्स पहला पर्सन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ ट्रेड्समैन लिव्स हिज गुड एट बीज हाउस बाय मिस्टेक। ए जो एक ट्रेडमैन है उसने अपना सामान जो है बी के घर छोड़ दिया मिस्टेकली, ठीक है। बी ट्रेड्स द गुड एज हिज ओन एंड यूज देम। बी उस गुड को अपना समझ के उसको यूज करना चालू कर देता है। तो यहाँ पे जो बी है वो बाउंड है टू पे फॉर द गुड्स। जो गुड्स ए ने मिस्टेकली रख दिए थे, अब बी जो है यहाँ पे बाउंड हो जाता है कि वो उन गुड्स का पेमेंट किसको करे? ट्रेड्समैन को, ठीक है। देखो यहाँ पे इनके बीच में पहले से कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इनके बीच में लॉ के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो गया, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं या फिर कंडीशंस फॉर नॉन ग्रेचुइटस एक्ट। देखो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल भी बता देती हूँ। जैसे आप किसी बस में बैठते हो या फिर ऑटो रिक्शा में बैठते हो। ऑटो रिक्शा आता है और आप बैठ जाते हो अंदर, ठीक है, और वो ऑटो रिक्शा वाला भी कुछ भी नहीं बोलता है और आप भी कुछ नहीं बोलते हो, चुपचाप से बैठ जाते हो अंदर। बाद में आप उसको एड्रेस वगैरह बताते हो। तो यहाँ पे जो ऑटो सर्विस जो दे रहा है रिक्शा वाला, वो उसका इरादा फ्री में करने का नहीं है, ग्रेचुइटसली करने का नहीं है, नॉन ग्रेचुइटसली करने का है। कंसिडरेशन के साथ वो अपना कार्य करना चाहता है। तो आप ये भी एग्जांपल लिख सकते हो, बस एंड ऑटो सर्विस। तो देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। पहला है अ पर्सन मस्ट डू समथिंग फॉर अनदर और डिलीवरिंग समथिंग टू हिम लॉफुली। तो एक पर्सन को कुछ चीज़ डिलीवर्ड करना है दूसरे इंसान को लॉफुली, ठीक है। इट मस्ट बी डन बाय अ पर्सन नॉट इंटेंटिंग टू एक्ट ग्रेचुइटसली, ठीक है। और जो पर्सन वो कार्य कर रहा है उसका इंटेंशन ग्रेचुइटसली एक्ट करने का नहीं है, यानी कि फ्री में करने का नहीं है। द पर्सन फॉर हुम समथिंग इज डन मस्ट एंजॉय द बेनिफिट। और जिस पर्सन के लिए कुछ किया गया है उसने उस बेनिफिट का एंजॉयमेंट भी किया हो, ठीक है। नेक्स्ट अप इज सेक्शन 71, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स मीन्स अगर आपकी कोई चीज़ खो गई हो और दूसरे पर्सन को मिल गई हो, फॉर एग्जांपल अगर रोड पे कोई चीज़ मिल गई है किसी इंसान को, तो वो फाइंडर ऑफ गुड्स हो गया। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइंडर ऑफ गुड्स की? अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स हिम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बिलर। तो एक पर्सन के द्वारा जिसने कि किसी चीज को ढूंढा है, फाइंड किया है जो कि किसी और इंसान की है, और वो उस चीज को अपने कस्टडी में लेता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेली की तरह होगी। अब बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज है? पहला है ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ गुड्स, कि उन गुड्स का केयर करना, अपने गुड्स के साथ ना मिलाना, अपनी ओनरशिप ना जताना उन गुड्स के साथ, और उन गुड्स को सेफ रख के और एक्चुअल ओनर तक पहुंचाने में मदद करना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ए फाइंड्स अ वैल्यूएबल नेकलेस इन अ पब्लिक पार्क बट द ओनर इज अननोन। यहाँ पे ए जो है एक नेकलेस ढूंढता है वैल्यूएबल पब्लिक पार्क में, मतलब एक कीमती नेकलेस मिल जाता है उसको पब्लिक पार्क में, बट द ओनर इज अननोन, लेकिन ये किसका है ये पता नहीं है उसको। तो एक ही यहाँ पे ड्यूटी बनती है कि वो उस नेकलेस का टेक केयर करे और वो अपना रीजनेबल एफर्ट लगाए कि वो उसको वापस रिटर्न कर सके। और अगर फॉर एग्जाम्पल बाद में वो ओनर मिल जाता है और तब तक वो गुड्स जो
ए के पास है वो, यानी कि जो वैल्यूबल नेकलेस है वो या तो ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो यहाँ पे ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसको पे करे। ठीक है। लास्ट है सेक्शन 72 जो कि है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन गेटिंग बेनिफिट एंड ये मिस्टेक है और कॉशन। अ पर्सन टू हुम मनी हैज़ पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कॉशन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। तो एक पर्सन जिसको कि पैसे दिए गए हैं या फिर कुछ डिलीवर्ड किया गया है मिस्टेकली या फिर दबाव में आकर, तो वो उनको वापस रीपे करेगा या रिटर्न कर देगा। देखो एग्जांपल देखते हैं। ए एंड बी जॉइंटली ओ ₹5,000 टू सी। ए और बी को 5,000 देने हैं सी को, ठीक है, मिलके। ए अलोन पेज दिस अमाउंट टू सी। ए ने अकेले ही वो अमाउंट जो है वो सी को दे दिया, पूरे 5,000 रुपये सी को दे दिया अकेले ही। बी नॉट नोइंग दिस एंड अगेन पे ₹5,000 टू सी। और बी को इसके बारे में पता नहीं था, ठीक है, और मिस्टेकली उसने क्या किया, वापस 5,000 सी को दे दिए। इन दिस केस सी इज बाउंड टू रीपे ₹5,000 टू बी। तो इस केस में जो सी है वो बाउंड हो जाता है कि वो 5,000 वापस बी को दे, जो कि उसने मिस्टेकली पेड कर दिए थे सी को। ठीक है। तो ये था क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो देन प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, बाय।